कर लीजिए सब लोग, ठीक। बुक में सीरियल वाइज से आप देखते जाइए इस चैप्टर को। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ में आया? डीएनए को सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है, डीएनए को किसने डिस्कवर किया था? तो फ्रेडरिक नेस्टर ने, ठीक है। डीएनए जो है फर्स्ट, सॉरी डीएनए नहीं, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले एफ नेस्टर ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, फ्रेडरिक नेस्टर ने। हालांकि उन्होंने डीएनए को भी खोजा था। समझ में आया? जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले कहां से खोजा था तो बताएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेल्स। फर्स्ट सेल्स क्या होते हैं? जब इन्फेक्शन मवाद जो होता है उसमें जो सेल्स आती है, फर्स्ट सेल एक तरीके का डब्ल्यूबीसी है और डेड डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। ये फर्स्ट सेल्स क्या है? ये डेड डब्ल्यूबीसी है। तो इनके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाइड किया था सबसे पहले 1865 में। समझ में आया? ठीक। अब हम सबको पता है कि डीएनए जनरली क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए और आरएनए, आइए एक लाइन समझिए, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। सही है कि नहीं सही है? दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनेंगे, दोनों एसिडिक नेचर के हैं। एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों क्या एसिडिक नेचर के हैं। फास्फेट ग्रुप लगा होगा इन पर और दोनों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनेंगे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर कहा जाए जेनेटिक मटेरियल कौन सा है इसमें से, तो डीएनए क्या है? डीएनए इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो अगली जनरेशन में कैरेक्टर को ले जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड दोनों हैं, लेकिन डीएनए क्या जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल केवल वायरस में मिलेगा आपको, ठीक है। आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इन सम वायरस, सभी वायरस में नहीं, सम वायरसेस, कुछ वायरस में जहां पर आरएनए होता है, जहां डीएनए है वायरस में, वहां पर वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा यही बताया गया है कि जो आरएनए है फिर इसका काम क्या है। यूकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। क्या वर्क होता है आरएनए? आरएनए देखिए क्या काम है, आप जानते हैं प्रोटीन बिना आरएनए की नहीं बनती है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए मदद करता है। आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता है, पता है ना, कैटलिस्ट की तरीके से काम करेगा। जब वो टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा वाला, प्रोटीन सिंथेसिस, वहां पर आरएनए एंजाइम का काम करता है, ठीक है। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस एंजाइम। तो आरएनए एडॉप्टर मॉलिक्यूल का भी काम करता है, एडॉप्टर मॉलिक्यूल। आरएनए का स्ट्रक्चरल रोल भी है, स्ट्रक्चरल रोल मतलब आरएनए स्ट्रक्चर भी बनाता है और आरएनए एडॉप्टर मॉलिक्यूल के तरीके से भी काम करता है। और अगली चीज क्या है? कैटालिटिक रोल भी है, कैटालिटिक रोल, ठीक। वो तो ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे कैरी कराता है। समझ में आया? जो बुक में लिखा वो मैं आपको बता रहा हूं,
बाकी आप लिख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनल रोल है, ट्रांसक्रिप्शनल रोल। आरएनए का ही ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक। एडॉप्टर का मतलब समझते हैं, कौन सा आरएनए, आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए, एम आरएनए, पता ना कौन सा आरएनए एडॉप्टर मॉलिक्यूल है, टी आरएनए, ठीक है। और स्ट्रक्चरल रोल किसका है, आर, मतलब कौन सा आरएनए स्ट्रक्चर बनाता मेनली, तो आर, राइबोसोम, राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाने में आर आरएनए प्लस प्रोटीन दो चीजें होती हैं। तो किसी चीज की स्ट्रक्चर बनाता है, संरचना बनाता है, तो ये इसमें कौन सा आरएनए इन्वॉल्व होगा, तो आर आरएनए। कैटालिटिक रोल किसका है, आर आरएनए। आर आरएनए ही कैटालिसिस में भी पार्टिसिपेट करेगा, एंजाइम की तरीके से काम करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब एम आरएनए, ठीक है। हालांकि ट्रांसक्रिप्शन से अच्छा ट्रांसलेशन लिखिए, क्योंकि ट्रांसलेशन होता है आरएनए का, ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए से आरएनए बनता है ना, ट्रांसलेशनल। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने ये तो ट्रांसलेशन में इसका रोल है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, आगे इसके बाद देखिए अब जो मैं रिवाइज करा दूं, जो मैंने आपको जो बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। डीएनए, डीएनए किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये है पॉलीमर। एक चीज बताइए, डीएनए या आरएनए ये होमोपॉलीमर है कि हेटेरोपॉलीमर है? अच्छा, होमो हेटेरो जानते हैं क्या होता है? जो ऐसा पॉलीमर जिसमें सारी यूनिट एक जैसी होती है उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, जहां यूनिट अलग अलग हो सकती है वह हेटेरो, ठीक है। समझ में आ रहा? आरएनए डीएनए क्या होता है, सारे न्यूक्लियोटाइड से जैसे हैं? नहीं है, किसी पर एडेनिन लगा रहेगा, किसी पर गुआनिन रहेगा, किसी पर साइटोसिन रहेगा, हेटेरोपॉलीमर है। समझ में आया? तो ये पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, पता है ना? क्योंकि जो इसमें शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डीएनए की जो लेंथ होती है, लेंथ, ये सभी में अलग अलग है, ठीक है, वैरी करती है। ये किस पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर, कितने नंबर है न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। तो लेंथ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा गया है कि अगर ह्यूमन में बात करेंगे तो ह्यूमन में डीएनए की लेंथ कितनी होती है? हाँ, लगभग 2 मीटर, ठीक है। हाँ, 2.2 यहां में लिख दे रहा हूं। और द ई कोलाई का जो डीएनए है उसकी लेंथ होती है 1.36 मिलीमीटर, मीटर नहीं है, देख लीजिए, मिलीमीटर में होगा ना, चेक कर लीजिए, मिलीमीटर हो जाता है, मीटर नहीं होता इसका। 1.36 मिलीमीटर आपको अगले पैराग्राफ में मिलेगा। ये ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए की लेंथ है, ठीक। और 5X174 एक वायरस होता है, इसके में इसका, अच्छा ये चीज इसको छोड़िए, ह्यूमन का डीएनए की लेंथ इतनी है, ई कोलाई के डीएनए की लेंथ इतनी है। ह्यूमन के डीएनए में कितना बेस पेयर, ह्यूमन की एक सेल में जो डीएनए है उसमें कितना बेस पेयर समझते हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन्हीं बेस पेयर से तो बनेगा ना। तो कितना बेस पेयर होते हैं या कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? ह्यूमन की एक सेल में कितना न्यूक्लियोटाइड? 2.2 मीटर का डीएनए है तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होंगे। ये लेकिन डिप्लॉइड का है, क्योंकि ह्यूमन की हर सेल क्या होती है? डिप्लॉइड।
डिप्लॉयड का मतलब समझते हैं, 23 क्रोमोसोम इधर और 23 इधर, टोटल 46 का डाटा है। वो 46 क्रोमोसोम को मिला करके अगर आप देखेंगे तो डीएनए की लंबाई कितनी आएगी, 2.2 मीटर आएगी, सब टोटल डीएनए जितना एक सेल के अंदर। तो उसमें कितना बेस पेयर होगा, 6.6 10 to the power 9। लेकिन बुक में क्या लिखा गया, बुक में लिखा गया है कि ये हैप्लॉइड, बुक में लिखा है 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। ये जो डाटा है वो क्या है, हाँ हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है। ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए में, हैप्लॉइड का मतलब इधर वाले को अगर आप बात करेंगे 23 क्रोमोसोम इधर है ना, तो अगर कहें स्पर्म में कितना क्रोमोसोम होता है, स्पर्म में 23 होते हैं। स्पर्म और ओवा ये हैप्लॉइड है, तो उसमें कितना डीएनए मिलेगा, अगर उसकी लंबाई कहेंगे तो 1.1 मीटर उसकी लंबाई होगी, क्योंकि आधा कर दिया ना भाई। डिप्लॉयड डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर, हैप्लॉइड डीएनए की लंबाई 1.1 मीटर। तो डिप्लॉयड डीएनए में इतना बेस पेयर, तो हैप्लॉइड में इसका आधा हो जाएगा, जस्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। तो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट में इतना बेस पेयर होते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में है ना। इकोलाई, अच्छा बैक्टीरिया का दिया हुआ है, बैक्टीरिया में कितने हैं इकोलाई में, तो 4.67 10 to the power 6 बेस पेयर हैं बैक्टीरिया के। अब बैक्टीरिया में वो डिप्लॉयड का दिया, ध्यान रखिएगा, वो हैप्लॉइड नहीं है, ठीक है। हाँ 4.6 10 to the power 6 बेस पेयर, कितना 5X174 वायरस, और एक है बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। तो इस वायरस में 5386 इतना क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने ही क्या होते हैं, बेस पेयर नहीं होगा। ये हैप्लॉइड है, ध्यान रखिएगा, ये हैप्लॉइड है। अगर कहा जाए डीएनए कहां हैप्लॉइड होता है, तो सब जगह डीएनए डिप्लॉयड होता है, एक जगह डीएनए हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं सॉरी, डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड। हर जगह डीएनए डबल स्ट्रैंड है, इस वायरस में डीएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। याद रखिए यहां पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा। तो बताइए अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो ATCAG सामने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा। जब डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है तो सामने इसका एक स्ट्रैंड और होगा, तो एक के सामने T और T के सामने A, तब आप कहेंगे एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये और एक बेस पेयर ये। समझ में आ रहा ना। तो यहां इसमें बेस पेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि डीएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड। तो यहां पर आप इतने न्यूक्लियोटाइड तो कहेंगे, लेकिन वो बेस पेयर में ही रहेगा। समझ में आया, ये बेस पेयर नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा ना ये। तो हर जगह डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड, एक जगह डीएनए होगा, क्या समस्या है, हर जगह डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, इस वायरस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड, एक जगह आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है। कहां होता है, हाँ आरएनए भी डबल स्ट्रैंड होता है। एक वायरस है उसमें आरएनए डबल स्ट्रैंड है, रियो वायरस, ये नहीं है रियो वायरस, नोट कर लीजिएगा। इस 5X174 वायरस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये एक्सेप्शन है सब। और रियो वायरस में, रियो वायरस इसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए, ये एक्सेप्शन में है। बाकी सब जानते हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड। अरे रेट्रो नहीं है, रेट्रो आरएनए है, रेट्रो वायरस वो आरएनए, लेकिन ये रियो वायरस है। हाँ यहाँ डबल स्ट्रैंड आरएनए मिलेगा। समझ में आया, वो रेट्रो वायरस तो अलग चीज है, ठीक। देखिए हर जिस वायरस में आरएनए होता है, ध्यान सुनिएगा, उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस, जिस वायरस में आरएनए होगा। लेकिन ये एक ऐसा आरएनए वायरस है जिसमें डीएनए, इसमें आरएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड, इसका नाम रियो वायरस है। ये कह सकते हैं रेट्रो का ही एक टाइप है। रेट्रो का मतलब होता है आरएनए कंटेनिंग वायरस, ठीक।
बैक्टीरियोफाज में कितना है, एक डाटा लिखा गया होगा, बताइए। 48,502, ठीक है। इतना बेस पेयर या कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का वो पेयर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं बेस पेयर, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड का पेयर है, वो अकेला न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ठीक। ये बैक्टीरियोफाज का हो गया, इतना डाटा लिखा हुआ है। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए थोड़ा सा डीएनए का। डीएनए किसका पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड का। एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर ये होती है, देखिए। ये किसका डायग्राम है, ये पेंटोस शुगर का है, पेंटोस शुगर का डायग्राम। डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। और यहां पर एक जुड़ेगा H3PO4, H, यहां लगेगा P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, OH और OH। ये समझ रहे हैं, H3PO4 है ये। जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, उसको बनाने के लिए तीन चीज चाहिए। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये H3PO4। एक चाहिए आपको क्या चीज, पेंटोस शुगर। और एक यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस चाहिए, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये पूरा एक किसका डायग्राम है, न्यूक्लियोटाइड का। और जब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो ध्यान रखिएगा, ये OH है और यहां से H निकलेगा। इस बॉन्ड को कोई बताएगा क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड वो क्या होता है, फॉस्फोएस्टर। डाइएस्टर नहीं है, डाइएस्टर तो नीचे बनेगा। अब ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और इसको देखिए कैसे बनेगा, यहां से OH लेगा और यहां से H लेगा, ये ठीक है, निकल जाएगा वाटर। और बचेगा क्या चीज, बचेगा CH2O। तो सारे को हटा करके सब यहां लिख सकते हैं CH2O, ठीक है। और ये बन गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, समझा है ना, फॉस्फोएस्टर है ये। फॉस्फोएस्टर डिहाइड्रेशन से बनता है, इस चीज ध्यान रखिएगा। कहा गया पेप्टाइड बॉन्ड, बताइए किस मैकेनिज्म से बनेगा पेप्टाइड, वो डिहाइड्रेशन से है। और जितने पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो भी हाँ नहीं, पेप्टाइड तो प्रोटीन में है। जो पॉलीसैकेराइड जहां ग्लूकोज आपस में जुड़ता है, ठीक, वो भी डिहाइड्रेशन से है। फॉस्फोएस्टर भी डिहाइड्रेशन से है। और फॉस्फोडाइएस्टर भी किससे बनेगा, डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल हो रहा है यहां पर, उसको बोलते हैं ग्लाइको। हो गया ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस में कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन या फिर साइटोसिन। ये जो एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, हाँ, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। समझ में आया। अब अगला न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेगा, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, अगला न्यूक्लियोटाइड नीचे सेम स्ट्रक्चर यहां आएगी। बदलेगा क्या चीज, बदलेगा नाइट्रोजन बेस। अगर यहाँ एडमिन था तो आपकी बार एडमिन भी हो सकता है, गुआनिन, थाइमिन का कुछ भी हो सकता है। एक बेस बार बार रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। तो जो सेकंड डायग्राम यहां जुड़ेगा वो इस तरीके से जुड़ेगा, ये रहेगा CH2, ठीक है। OH में लगा दे रहा हूं यहां पर, देखिए CH2 और यहां पर ये O हो गया और सेम ये POH और OH, ठीक है। और इधर जो जुड़ेगा ये डबल बॉन्ड O। और इसका जो OH देख रहे हैं, इसका OH और यहां से H निकलेगा, ये इसका OH। मतलब सेम स्ट्रक्चर जब यहां आएगी तो इसमें भी तो यही चीज रहेगी ना, OH फ्री रहेगा। तो यहां से OH और इसका OH में से ये OH और यहां से H लिया जाएगा, बचेगा क्या चीज, सेम वही बचेगा। देखिए इस तरीके से बच्चा। तो एक फॉस्फोएस्टर ये है, एक फॉस्फोएस्टर ये है, बन क्या गया, फॉस्फोडाइएस्टर।
रहा ना, बन गया फॉस्फोडाइएस्टर, क्योंकि एक फॉस्फोएस्टर इसमें पहले से था और इसका OH जो फ्री था, इसके OH के साथ में इसका OH गिर गया और एक वाटर रिलीज कर दिया और बन गया एक फॉस्फोएस्टर यहाँ। अब इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर, उसमें फॉस्फेट बीच में रहेगा, एक एस्टर बॉन्ड इधर, एक एस्टर बॉन्ड इधर, आ रहा ना, फॉस्फोडाइएस्टर। ये स्ट्रक्चर रिपीट करती चली जाएगी और डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। अब एक चीज और समझिए, जो डीएनए का बैकबोन होता है, बैकबोन क्वेश्चन पूछे जाता है डीएनए की बैकबोन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखिए शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट और शुगर। ऐसे तो होता है ना डीएनए, डीएनए इस तरीके से होता है। ये मैंने एक स्टैंड बनाया डीएनए का, ठीक। तो डीएनए में आपको एक क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा, शुगर के बगल में क्या, फॉस्फेट, ये एक एस्टर बॉन्ड, ये एक एस्टर, दो शुगर के बीच का बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर, फिर अगला शुगर, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर। तो शुगर की जो डीएनए की जो बैकबोन होती है, बैकबोन में आपको शुगर फॉस्फेट मिलेगा। और नाइट्रोजन बेस कहां मिलेंगे, प्रोजेक्ट इनसाइड। अरे भाई नाइट्रोजन बेस कहां से जुड़ा रहेगा, शुगर से तो रहेगा, एडेनिन है, इसके बाद गुआनिन लग गया, गुआनिन और साइटोसिन लग गया, ठीक। तो अगर ये कहें कि डीएनए में इस तरीके का डायग्राम बना रहे हैं, देखिए, तो इस बैकबोन में क्या चीज है, इस बैकबोन में शुगर और फॉस्फेट रहते हैं। जैसे हमारा अगर कहेंगे एक्सोस्केलेटन पढ़ा ना, एक्सोस्केलेटन में आपका ये पूरा स्कल और वर्टिकल कॉलम और स्टर्नम आता है, ये जो लेंस आते हैं वो साइड में है। ऐसे ही इस मेन स्टैंड में केवल और केवल शुगर फॉस्फेट रहता है, नाइट्रोजन बेस अंदर की साइड में। इसको इनसाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीएनए की दो चेन होती हैं, दो चेन है ना, तो इस वाली चेन का नाइट्रोजन बेस ये और इस वाली चेन का नाइट्रोजन बेस T, दोनों अंदर ही तो है, कोई बाहर है नहीं है ना, दोनों स्टैंड के अंदर की साइड में। यहाँ आपको लग रहा होगा ये बाहर है, लेकिन बाहर नहीं है, क्योंकि दूसरा स्टैंड बगल में चलेगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये हो गया एक स्टैंड, ये यहाँ पर ये शुगर एडेनिन और ये थायमिन, तो नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की साइड में प्रोजेक्ट रहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, डीएनए बैकबोन में क्या है, मेन शुगर एंड फॉस्फेट मिलेगा, ठीक है, एंड नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की साइड में प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक। अच्छा थोड़ा सा नाइट्रोजन बेस को देख लीजिए। दो कैटेगरी के नाइट्रोजन बेस पढ़े होंगे ना, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। एक है प्यूरिन और दूसरा क्या है, पाइरिमिडीन। यानी सबको पता ना, प्यूरिन होता है और क्या है, पाइरिमिडीन। प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडीन होता है थायमिन और साइटोसिन। यहाँ पर ये एडेनिन, गुआनिन और ये थायमिन और ये साइटोसिन। थायमिन के प्लेस पर आरएनए में क्या मिल सकता है, यूरेसिल, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है, जो थायमिन है उसको बोलते हैं 5 ब्रोमो यूरेसिल, टिक कर लीजिएगा, लिखा हुआ है एक जगह, ठीक है। ये जो थायमिन नाम है ना, थायमिन, इस थायमिन को हम क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। जो यूरेसिल की स्ट्रक्चर होती है उसमें 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल लग जाएगा और क्या बन जाएगा, कहां गायब हो गया भैया, हाँ, जो यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का, उसमें 5 नंबर का जो कार्बन होगा उस पर मिथाइल ग्रुप जब गिर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो थायमिन। इसलिए थायमिन को क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। एक्चुअली में यूरेसिल ही होता है, लेकिन उस पर एक मिथाइल ग्रुप और एक्स्ट्रा जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये हो गया। एक चीज और देखिए, प्यूरिन और पाइरिमिडीन में एक डिफरेंस क्या होता है। अच्छा ये चीज पता है ना, हेटेरोसाइक्लिक रिंग किसको बोलते हैं, हाँ,
बेंजीन कैसे रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक नहीं। हेटेरोसाइक्लिक समझ लीजिए, जो भी नाइट्रोजन बेस है, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो पायरिमिडीन हो, कोई भी हो, नाइट्रोजन बेस क्या है, कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग मतलब इसमें आपको, जैसे बेंजीन में इस तरीके से होती है, तो बेंजीन में हर जगह कार्बन लगा होता है ना, हर जगह आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक, ये होमोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग वो होती है जिसमें कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी, कार्बन भी और कहीं कहीं नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? ऐसी रिंग जिसमें कार्बन के अलावा कुछ और चीजें, कार्बन हाइड्रोजन तो होगा लेकिन उसके अलावा नाइट्रोजन भी होगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो यहां पर इसमें हेटेरोसाइक्लिक होती है। जो प्यूरिन है और ये पायरिमिडीन, प्यूरिन होती है बाइसाइक्लिक और इसमें मोनोसाइक्लिक। समझ रहे हैं ये? बाइसाइक्लिक का मतलब प्यूरिन में आपको दो रिंग दिखाई देगा। जैसे एक्चुअली में स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप 11th क्लास की बुक में स्ट्रक्चर दिया, मैं रफली अगर बना दी स्ट्रक्चर इसका प्यूरिन का, तो देखिए ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें कहीं पर नाइट्रोजन रहेगा तो कहीं कार्बन रहेगा और कहीं ऑक्सीजन ऊपर की साइड में रहेगा। ठीक है, 9 मेंबर्ड रिंग है। इसमें कितने मेंबर है, जैसे बेंजीन में कितना मेंबर होता है, 6। ठीक, 6 कोने मिलेंगे आपको, 6 कॉर्नर मिलेंगे बेंजीन में इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। यहां आपको 9 मिलेंगे। 9 देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 मेंबर हैं इसमें। अब वो मेंबर कार्बन भी हो सकते हैं और वो नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, दोनों होंगे। ठीक है, और उसमें कितने होंगे, 6 मेंबर होंगे, जैसे बेंजीन में होता है मोनोसाइक्लिक में। तो प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर रिंग होती है और इसमें 6 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना। अगर कहा जाए कि नाइट्रोजन कहां कहां लगा होता है, तो नाइट्रोजन के लिए देखिए वैसे कोई मतलब नहीं, 1 3 7 9, 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन मिलेगा इसमें, और यहां मिलेगा 1 और 3, 1 और 3 पोजीशन, एक नंबर जो रिंग में पहला वहां नाइट्रोजन और तीसरे पे नाइट्रोजन, बाकी सब जगह क्या है, कार्बन मिलेगा। ठीक, तो ये पढ़ चुके हैं इतना स्ट्रक्चर। और देखिए बढ़ जाए आगे। अब थोड़ा सा बुक में एक लाइन लिखा है, पढ़िएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि साइटोसिन जो होता है इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो ये तो सही लिखा है, लेकिन ये जैसे केवल साइटोसिन नहीं है। बताइए, साइटोसिन के अलावा क्या ग्वानिन कॉमन नहीं होता है? ग्वानिन भी तो दोनों, डीएनए में भी ग्वानिन है, आरएनए में भी ग्वानिन है। केवल डीएनए आरएनए में अंतर किसका होता है? डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में उसके स्थान पर यूरेसिल। बाकी एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये आपको दोनों में मिलेगा। लेकिन वहां जो लाइन लिखा है वो लिखा है साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो सही लिखा है, गलत नहीं है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा लिखना चाहिए था कि ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एडेनिन भी होता है, खाली साइटोसिन लिख के छोड़ दिया है तो सही है, लेकिन उसको अधूरा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन कॉमन है, कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। हाँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। अगर कहा जाए कि बताइए पायरिमिडीन कौन सा कॉमन है दोनों में, तो पायरिमिडीन कौन सा होता है? एडेनिन होता है और ग्वानिन, सॉरी प्यूरिन, हाँ प्यूरिन। और थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन कहा जाएगा तो साइटोसिन कॉमन है। तो ये पायरिमिडीन, ये पायरिमिडीन, ये क्या है? प्यूरिन।
तो कहे कौन सा प्यूरिन कॉमन होता है, तो बोलेंगे एडेनिन ग्वानिन जो प्यूरिन ये दोनों में कॉमन है, और पायरिमिडिन कौन सा कॉमन है, साइटोसिन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा साइटोसिन, ब्रैकेट में लिखिएगा पायरिमिडिन कॉमन होगा, कॉमन इन बोथ, दोनों में आपको साइटोसिन, जो साइटोसिन कॉमन है, लेकिन पूछे पायरिमिडिन कौन सा कॉमन है, पायरिमिडिन में यही लिखा है तो साइटोसिन। अब पता है आपको एडेनिन AT पेयर होता है और GC पेयर होता है, तो कहा जाए कौन सा बेस पेयर कॉमन होता है, कौन सा बेस पेयर, AT बेस पेयर कि GC बेस पेयर, दोनों में कौन सा कॉमन है, AT कहां होगा बताइए, RNA में T कहां से आ जाएगा, RNA में A और U होगा। हालांकि RNA में पेयरिंग नहीं होती है, पता होना चाहिए, RNA में बेस पेयरिंग नहीं है, लेकिन RNA जब लूप बनाता है, लूप जानते हैं ना आपने, वो tRNA का स्ट्रक्चर पढ़ा ना, tRNA में ये लूप, ठीक है, इस तरीके कहीं कहीं डबल स्ट्रैंड बनता है ना, ये देखिए डबल स्ट्रैंड बन रहा ना, ये तो यहां पर पेयरिंग होगा। तो RNA एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन अगर कहीं पेयरिंग हो रही है तो एक के साथ किसकी पेयरिंग होगी, T नहीं होगा, वहां ये होगा। तो और कहा जाए DNA RNA में कौन सा बेस पेयर कॉमन होता है, तो GC दोनों में मिलेगा, AT नहीं मिलेगा, AT तो DNA का है और A और U किसका है, RNA का। समझ में आ रहा ना, इसको भी लिख लीजिएगा GC ये दोनों में कॉमन होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टेप बताते जाइए, देखिए और क्या है। अच्छा, ये आपको पता है ना कि 3 प्राइम एंड का मतलब क्या है और 5 प्राइम एंड का मतलब क्या होता है, सब जान रहे हैं ना। हाँ, नहीं पता हो तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा तुरंत। जानते हैं सब ना, अगर ये डीएनए है, डीएनए में कह रहा हूं ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो इसका मतलब पता ना सबको। 5 प्राइम एंड का मतलब है कि यहां जो न्यूक्लियोटाइड लगा होगा, जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 5 नंबर कार्बन, जो उसमें शुगर होगी पेंटोज शुगर, जिसको आप कहेंगे डीऑक्सीराइबोस, उसका जो 5 नंबर कार्बन होगा उस पर फॉस्फेट फ्री होगा। अगर इस न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम बनाएं तो न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 5 नंबर कार्बन होता कि नहीं होता, 1 2 3 4 5, यहां पर PO4 फ्री, मतलब न्यूक्लियोटाइड यहां पर ये वाला लगा जिसमें PO4 इधर है, और यहां पर क्या होगा 3 प्राइम एंड का मतलब यहां जो न्यूक्लियोटाइड होगा उस पर OH फ्री रहेगा, उस पर क्या रहेगा 3 नंबर कार्बन, देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन यहां जाता है। तो 5 नंबर कार्बन क्योंकि अपने से पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेता है, इस और 3 नंबर कार्बन जो है उस पर OH आपको फ्री दिखाई देगा। जो 5 नंबर कार्बन पर PO4 लगता है वो PO4 कहां चला गया, अपने से पहले वाले के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बना लिया, क्योंकि अपने से पहले वाले पर एक OH फ्री था 3 नंबर कार्बन पर, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसलिए कहते हैं 5 प्राइम एंड और ये क्या है 3 प्राइम एंड। समझ में आता है क्यों, बोल नहीं रहे। ठीक, अब डीएनए की स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, जो वाटसन क्रिक का मॉडल है वो देखिए। तो डीएनए सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिस्चर ने खोजा था, ठीक, और फ्रेडरिक मिस्चर ने उसके लिए एक नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम किसने दिया, फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया। और न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, टर्म न्यूक्लिक एसिड, देखिए जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर्ड किसने किया, तो डिस्कवरी जो थी वो डिस्कवर्ड
एफ मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर कहां से खोजा, बता दिया, फर्स्ट सेल से। न्यूक्लिक, और इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को नाम क्या दिया था, तो इन्होंने बोला था कि वो न्यूक्लिन है, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लिन। इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा, न्यूक्लिन कहा, ठीक। न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था अल्टमान ने, लिखिएगा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया गया था जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला जाता है, न्यूक्लिक एसिड। ये जो टर्म दिया था, टर्म बाय अल्टमान, ठीक, अल्टमान साइंटिस्ट का कोई मतलब नहीं है, आपकी बुक में वो लिखा है, वो ध्यान रखिए, ठीक है। चूंकि डीएनए की लंबाई, ध्यान सुनिए, इतनी ज्यादा होती है, 2.2 मीटर का डीएनए होता है, उसको इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट करना साइंटिस्ट के लिए उस समय बहुत कठिन काम था। 2.2 मीटर का डीएनए सीधे एकदम पूरा बिना टूटे सेल से निकालना, अरे बड़ा 2.2 मीटर बड़ा होता है, बिना टूटे हुए सेल से पूरा इंटैक्ट फॉर्म में, इंटैक्ट का मतलब कंप्लीट फॉर्म में निकालना एक कठिन काम था, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रैंकलिन, एक का नाम था विल्किंस। उन्होंने डीएनए का एक डबल हेलिकल मॉडल बनाया, मॉडल नहीं बनाया, मॉडल तो वाटसन क्रिक ने दिया था। उन्होंने डीएनए को सबसे पहले देखा था, तो कहा जब डीएनए को सबसे पहले देखा किसने, भाई इन्होंने डीएनए नहीं देखा था, इन्होंने कहा था कि एक जेनेटिक मटेरियल नाम की एक चीज होती है सेल के अंदर न्यूक्लियस में, ठीक है। डीएनए को सबसे पहले देखने वाले थे फ्रैंकलिन और विल्किंस। लिखिएगा, डीएनए फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस बाय एक्सरे। ये टेक्निक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक। उस टेक्निक से उन्होंने डीएनए को सबसे पहले देखा था, और 1953 में दो साइंटिस्टों ने इन्हीं के आधार पर, इन्होंने देखा तो इन्होंने मॉडल बना दिया डीएनए का, ठीक। वाटसन एंड क्रिक ने वो मॉडल समझ लीजिए, हो गया ये। तो डीएनए को ऑब्जर्व इन्होंने किया था सबसे पहले, बढ़ा देना, अभी नहीं लिखते, वो देखो, हो गया। देखिए 1953 में डबल हेलिकल मॉडल लिख लीजिएगा, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने खोजा था, 1953 में दिया था वाटसन, जेडी वाटसन एंड एफएससी क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट हैं ये। किसके स्टडी पर देखा, मॉडल बनाया, पिछले जो दो साइंटिस्ट थे अभी ना, फ्रैंकलिन और विल्किंस, उन्होंने देखा तो उन्होंने मॉडल दे दिया, ठीक। क्या इसके फीचर थे मॉडल में, सबसे पहले बोला इन्होंने डीएनए कैसा होता है, डीएनए कंटेन टू, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब समझते हैं, देखिए डीएनए में एक चेन ये है और एक चेन ये है, दोनों चेन क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। भाई अगर एक चेन बनाए डीएनए की तो ये किससे बनी है, ये न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनी है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक। जिससे प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, बोलते हैं ना, प्रोटीन की जो चेन होती है इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, और ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है, उसमें दो ऐसी चेन होती हैं, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और दोनों चेन आपस में क्या होती हैं, दोनों हेलिकल होती हैं, ठीक है। बोथ चेन क्या होती हैं, बोथ आर हेलिकल, दोनों हेलिकल चेन, ठीक। और एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी हैं, हेलिकल एंड एंटी पैरेलल।
ये समझते हैं एंटी पैरेलल क्या है? मैंने सब बता चुका हूं। देखिए डीएनए में दो चेन है, एक अगर ये 5 प्राइम एंड और ये 3 और ये 3 है और ये 5 है, बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है ना? दो चेन है डीएनए की, दोनों पैरेलल तो हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। दोनों की चेन की लंबाई हर जगह आपको बराबर मिलेगी, दोनों चेन के बीच की डिस्टेंस जो होती है हर जगह बराबर मिलेगी, ठीक। और एंटी पैरेलल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक का 5 प्राइम एंड है, सामने दूसरे का क्या होता है? 3। मतलब एक का सिर है तो दूसरे का टेल होता है, ये इसका टेल है तो इसका सिर रहेगा। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते हैं। तो एंटी पैरेलल क्यों होते हैं समझ में आता है? पैरेलल लग ही नहीं सकता है, पैरेलल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ मिलाइए और साउथ साउथ रिपेल करते हैं, सेम यहां तो रिपेल नहीं करेंगे, लेकिन वो पैरेलल एक दूसरे का हो ही नहीं सकता है अरेंजमेंट। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए अगर ये 5 प्राइम एंड है और यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या है? एडेनिन, मान लीजिए, तो दूसरे में सामने क्या आना चाहिए? थाइमिन आना चाहिए ना। तो थाइमिन जब आएगा तो अगर आप इसको 5 प्राइम एंड लगा रहे हैं, मान लीजिए 5 सीधा कर दिया आपने, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 2। वो बॉन्ड नहीं बनेंगे, नहीं बनेगा, ठीक। मतलब एक डीएनए की जो चेन होती है उसमें अगर जो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पता ही होता है ना, इसमें आपको क्या मिलेगा? शुगर और नाइट्रोजन बेस, और फॉस्फेट क्या है? यहाँ बीच बीच में फॉस्फेट होता है, ठीक। तो यहाँ जो पेंटोस शुगर होगी वो शुगर ऐसी होगी सीधी, देखिए वो शुगर कैसा होगा? सीधा। मैं ऐसे बना दे रहा हूं सीधा, मतलब एक चेन में शुगर होती है सीधी और दूसरे चेन में शुगर क्या हो जाती है? इन्वर्टेड। समझ रहे ना ये चीज? पूरा न्यूक्लियोटाइड उल्टा हो जाता है। जैसे ये पेन है, इसमें ये हेड ऊपर है ना कैप, और जब ये यहां लगेगा तो कैप क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। मतलब इसमें जो शुगर रहेगा वो ऐसे सीधा रहेगा, और यहाँ जो शुगर ये रहेगी वो शुगर क्या हो जाएगी? अपोजिट। और जब शुगर अपोजिट हो जाएगा तो ये जो थाइमिन है, थाइमिन की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। वो सीधा ना हो करके क्या हो जाएगा? उल्टा। तो तभी बॉन्ड बन पाएगा। एडेनिन थाइमिन तब बॉन्ड बनाते हैं जब एडेनिन सीधा रहता है और थाइमिन क्या रहता है? उल्टा रहता है। तब दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और 2 ही क्यों बनते हैं? 3 क्यों नहीं बनते हैं? ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होता है और एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 ही बॉन्ड होता है। तो एडेनिन थाइमिन में 3 बॉन्ड क्यों नहीं बनता है? तो देखो सो गया जी, सो गए, ठीक। बताइए। तुम तो बता दीजिए, कम से कम जो पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं वो बता दें। बाकी भाई कुछ लोग नए नहीं जानते हैं, नहीं पता है, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो बनेगा, इसके लिए मैं डायग्राम अगर दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 मिनट लगेगा, डायग्राम को कहां से देख लीजिए, ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो भाई इतना ज्यादा कैसे दिया जाए? देखिए बेस पेयरिंग, आ गया ना? एडेनिन थाइमिन 2 का दिखा रहा हूं, ऐसे ग्वानिन साइटोसिन क्या मिलेगा? देखिए NH, ये देखिए कहां गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आएगी एडेनिन थाइमिन सब दिख रहा, दोनों देखिए। यहां समझ लीजिए क्यों बॉन्ड बनता है। यहां गया, इधर गया, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ऑक्सीलेट करता है, ठीक। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है। वही देखिए यहां पर ये शुगर, ये जो शुगर है, ये शुगर है, शुगर का डायग्राम नहीं बनाया उसमें, शुगर का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये पूरा स्ट्रक्चर एडेनिन का है। एडेनिन में 2 रिंग होती है, ठीक। ये शुगर है, शुगर के साथ क्या जुड़ा हुआ? थाइमिन। थाइमिन में 1 रिंग होती है, पता होना चाहिए कितनी रिंग है? 1।
ठीक। अब ये अगर ये एडमिन सीधा है तो थायमिन को अपोजिट करके लगा है उल्टा। उल्टे का मतलब अगर ये सीधा करेंगे तो ये देखिए ये एन ऊपर चला जाएगा। अगर इसकी अभी उल्टी स्ट्रक्चर है, सीधा करेंगे तो ये एन कहां चला जाएगा? ऊपर, तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अभी बॉन्ड क्यों बन रहा? देखिए ये हाइड्रोजन, ये NH2 है, ये एडमिन की स्ट्रक्चर में यहां नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। जैसे रिंग जब बनाएंगे और मैं रिंग के साथ में यहां NH2 लिख दूं तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, N और H लिखा जा सकता है ना। हाँ, तो ये NH2 ये एडमिन के साथ है और ये NH किसके साथ में? ये थायमिन के साथ है। ठीक, ये O किसके साथ जुड़ा हुआ है? थायमिन के साथ में है। और ये N किसके साथ है? एडमिन का है। अब ये बॉन्ड देखिए ये है, यहां पर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था ना, एडमिन में जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, देखिए ऑक्सीजन इसका है, किसका? थायमिन का। तो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया ना, आ गया, बन गया बॉन्ड। यहां पर भी वही कंडीशन आ गई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम हो सकता है, कोई जरूरी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आ गई, हाइड्रोजन किसका है? उसका है। ठीक, NH था और यहां क्या था? N आ गया ना, बन गया एक बॉन्ड। अगर इसी स्ट्रक्चर को आप पलट दीजिए तो ये O नीचे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये NH ऊपर चला जाएगा, बॉन्ड नहीं बने क्योंकि वहां पर 2H हो जाएगा। फिर 2H स्ट्रक्चर को जब पलटेंगे तो वो पोजीशन नहीं क्रिएट हो पाएगी ताकि बॉन्ड बन सके, बॉन्ड नहीं बन पाएगा, उसको उल्टा करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये एडमिन और थायमिन के बीच में दो बॉन्ड क्यों बना समझ में आया? क्योंकि दो जगह वो कंडीशन क्रिएट हुआ जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ग्वानिन साइटोसिन में तीन जगह वो कंडीशन क्रिएट होती, देखिए एक कंडीशन ये है, एक ये है, एक ये है, देख लीजिए। और इसी को अगर आप अपोजिट कर दीजिए तो एक भी बॉन्ड नहीं बनेगा, इसको अपोजिट कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, एक भी बॉन्ड नहीं बनेगा। यहां दो क्यों बना? क्योंकि दो जगह वो कंडीशन क्रिएट हुआ, यहां तीन जगह वो कंडीशन क्रिएट हुआ, इसलिए तीन बॉन्ड बनना है। और एडेनिन के साथ कभी साइटोसिन पेयर नहीं करता, क्योंकि रख के देख लीजिए सामने, वो कंडीशन नहीं आएगा बॉन्ड बनाने वाली, वो थायमिन के साथ की पोजीशन बनती है उसकी। समझ में आ रहा ना? चलिए, हाँ कहां बनेगा जी? एक ही बनेगा ना, वो दो बॉन्ड नहीं बनेगा, एक वीक हो जाता है। एडमिन थायमिन ये दो बॉन्ड है, ये वीक, और ये तीन है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, तो ये हो गया। अब डबल हेलिकल मॉडल में समझ में आया? डबल हेलिकल मॉडल में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि डीएनए में दो चेन्स होती हैं, दोनों बोथ चेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगली चीज क्या बताई? हाँ ले लीजिए, पहली चीज तो ये हो गया। ठीक, दूसरी चीज थी डीएनए की एक जो पिच, द लेंथ ऑफ पिच, डीएनए का जो पिच होता है, पिच वो कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम है, 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर कह सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻⁰ मीटर और नैनोमीटर में -9 मीटर। तो ये पिच है। अब पिच समझते हैं क्या होती है? डीएनए का पिच देखिए, डीएनए ऐसा, इसमें दो रस्सियां हैं, आप समझिए कि इसमें कितनी है? दो है। मैं अगर बनाऊं दो बगल में तो देखिए ऐसे चलेगा दो। ठीक है, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दो रस्से आपस में पैरेलल चले। यहां से अगर स्टार्ट करिए तो ये स्ट्रक्चर यहां रिपीट कर रही है ना, ये स्ट्रक्चर कहां रिपीट कर रही है? यहां, ये स्ट्रक्चर यहां, मतलब एक चक्कर डीएनए जब पूरा करता है, चक्कर का मतलब ये होता है, देखिए इधर से आया, ऐसे चला, फिर इधर से देखिए यूं मारा ऐसे, फिर ऐसे घूमा, फिर यूं आया, एक चक्कर पूरा। जहां से जैसे सर्किल में एक चक्कर का पूरा होता है, जहां से स्टार्ट वहीं खत्म, कहीं से स्टार्ट करके देखिए ये स्ट्रक्चर यहां रिपीट कर रही है। तो यहां से ये पूरा घूम करके यहां आया होगा तब एक स्ट्रक्चर, या यहां से यहां आने में पूरा ये घूमा होगा इस तरीके से। ठीक, उसमें टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 10 बेस पेयर। और अगर लेंथ कहेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ होती है। ठीक,
तो 34 एंगस्ट्रॉम। और पिच में कितना बेस पेयर? तो 10 बेस पेयर होगा। एक चक्कर में इसके 10 बेस पेयर। कितना न्यूक्लियोटाइड होगा? 20 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक बेस पेयर का मतलब 88 बेस पेयर है। तो ऐसे 10 बेस पेयर हैं, तो न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर में 2 होते हैं, तो हो जाएगा 20 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 20 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। कितना बेस रहेगा? 20 बेस। देखिए, बेस और बेस पेयर में अंतर है। एक जोड़ा बेस को बोलते हैं एक बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर या 20 बेस। ठीक है, एक पिच हो गया। डायमीटर कितना होता है डीएनए हेलिक्स का? डायामीटर, डीएनए का डायामीटर। डायमीटर मतलब समझते हैं? ये देखिए, डीएनए की एक चेन ये और दूसरी चेन ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस, जैसे सीढ़ी होती है ना, तो सीढ़ी में 2 इस तरीके से ये लगा है पाइप, दोनों पाइप के बीच की जो डिस्टेंस है वही डायमीटर होता है। तो डीएनए का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिए। मतलब दोनों स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये कहां मिलेगा वर्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिखा हुआ? जब आप लास्ट में पेज पलट लिए, उसमें पेज में लिखा है कि वाई द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच की डिस्टेंस हर जगह लगभग क्या होती है? बराबरी क्यों होती है? क्या कारण है? ठीक, हमने कह दिया 20 एंगस्ट्रॉम है। सीढ़ी में पाइप के बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर तो होती है, ऐसा तो होता नहीं है कि यहां कहीं कम कहीं ज्यादा हो जाती है। तो ये बराबर क्यों होती है 20 एंगस्ट्रॉम? ये समझ रहे हैं ना जो मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूं? डीएनए के दोनों हेलिक्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, इसके बीच की दूरी, ये दूरी हर जगह आपको बराबर मिलेगी। तो सेम बॉन्ड का मतलब एडेनिन गुआनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ ही तो हर जगह पेयर करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो सब जगह बराबर ही होती है। ठीक, वो हर जगह क्या है? बराबर है। इसलिए तो ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम हो गया। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं कहूं ये डीएनए है, यहां पर लगा हुआ एडेनिन और यहां लगा है गुआनिन, यहां लगा है साइटोसिन, फिर यहां एडेनिन। ठीक, दूसरा स्टैंड बनाएंगे तो वहां एडेनिन के सामने थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन। ठीक, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस तो 20 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन एक स्टैंड में एक बेस ये और एक बेस ये, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप बोलेंगे क्योंकि देखिए डीएनए का एक चक्कर में 10 बेस पेयर होते हैं, तो अगर एक बेस पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर मैं ये देखिए ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 लगा दें, तो 10 की लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। तो दो के बीच की डिस्टेंस 10 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये 10 लगा है इस तरीके से 10 बेस पेयर, और पूरे 10 की लेंथ कितनी है? 34 है। तो दो के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए जितना लगा हुआ है 10 लगे हैं स्टेप, और पूरे की डिस्टेंस पता है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिस्टेंस लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, सॉरी बेस लिखेंगे, पेयर गलत हो जाए। हाँ, पेयर भी कह सकते हैं, एक पेयर ये है, कोई बात नहीं, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर कह सकते हैं क्या चीज, या फिर 0.34 नैनोमीटर, ये 0.34 नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, एक बेस स्टैकिंग समझते हैं? सबसे लास्ट की लाइन लिखिएगा, ये पढ़िएगा बेस स्टैकिंग क्या होती है। जब सिक्के होते हैं, देखिए कॉइन, आप एक के ऊपर एक कॉइन रख दीजिए,
मजबूती ज्यादा रहेगी। स्टैक का मतलब होता है ढेर। सिक्के हैं, इसके ऊपर एक रख दीजिए, मजबूती से बंधे हैं, अलग अलग कर दीजिए, बिखर गए। सेम वही होता है डीएनए जो है। डीएनए तो आपको ऐसे नहीं होता ना, डीएनए एक सीढ़ी है, ऐसे गया, ऐसे 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 ऊपर चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे हुआ इस तरीके से, जो राउंडिंग वाली सीढ़ी देखिए ना, राउंडिंग वाली सीढ़ी को ध्यान से देखिए। जब आप चढ़ते हैं तो एक पायदान ये है, अगला पायदान कुछ एंगल पर होता ना, उसके अगला पायदान कुछ एंगल पर, उसके ऊपर जाएंगे एंगल और, उसके ऊपर जाएंगे एंगल और। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां से चढ़े थे उसी एंगल पर आपका फिर से आ जाएगा वापस। देखे नहीं देखे हैं? जो राउंडिंग सीढ़ी होती है चढ़ने वाली, उस पर चढ़िए तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप का एंगल अलग, तीसरे का एंगल ऐसे होता ना। और ऐसे 10 स्टेप चढ़ेंगे जब आप, तो एंगल आपका जहां से चढ़े थे वही एंगल वाला स्टेप रहेगा, 10वां स्टेप सेम उसी एंगल पर रहेगा, 10वां होता ना। तो अगर कहा जाए तो ये जो स्टेप हैं या जो बेस लगे होते हैं, ये एडमी सारे बेस पेयर ये एक के ऊपर एक होते हैं, केवल एंगल का फर्क होता है। डीएनए चूंकि एक रस्सी है, ऐसे चलता है डीएनए ऐसे इस तरीके से, तो जो बेस पेयर लगा हुआ है डीएनए में, वो बेस पेयर क्या है, एक के ऊपर, यहां पर भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर है ना, ये एक के ऊपर एक है ना। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो पैरेलल हैं, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। भाई देखिए, एक के ऊपर एक लगे तो हैं पेयर, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कहेंगे यहां तो 0 डिग्री है ना, लेकिन 0 डिग्री नहीं होता है, एंगल चेंज होता रहता है हर बेस पेयर। तो कितना एंगल होता है, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक। 2 बेस पेयर के बीच का एंगल कितना होता है कर सकते हैं। दो बेस पेयर का मतलब पहला स्टेप दूसरा स्टेप, दोनों के बीच में एंगल कितने का एंगल चेंज हुआ। अच्छा, जब ध्यान से सुनिए, इधर देख लीजिए, डीएनए के एक कंप्लीट टर्न, डीएनए का एक पूरा चक्कर, जहां से डीएनए स्टार्ट किया वहीं वापस आ गया, उसमें 10 बेस पेयर लगे हैं। जब सर्किल, ऐसे देखिए, सर्किल पूरा घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है ना। अब सोचिए 360 है, इसमें 10 स्टेप लगे हैं, 10 स्टेप, सीढ़ी समझ लीजिए, 10 स्टेप। तो 10 स्टेप लगे हुए हैं, तो हर स्टेप के बीच का एंगल कितना होगा, 36 डिग्री का होगा ना। भाई 10 स्टेप लगे हुए हैं, एक स्टेप, दूसरा ये, तीसरा ये, जब 10 स्टेप पूरा हो जाएंगे तो पूरा एक चक्कर सीढ़ी घूम जाएगी, तो दोनों के बीच का एंगल 36 डिग्री आएगा। वही होता है डीएनए में, 2 बेस पेयर के बीच का एंगल होता है 36, उसको बोलते हैं राइज पर बेस पेयर टर्न। मतलब राइज का मतलब जैसे सीढ़ी में नीचे वाला स्टेप से और ऊपर का स्टेप थोड़ा ऊंचा होता है कि बराबर होता है। जब चढ़ते हैं तो नीचे वाला स्टेप और ऊपर वाला स्टेप एंगल भी चेंज है, थोड़ा सा उठा हुआ भी रहता है, मतलब अगला स्टेप। ऐसे डीएनए में होता है, डीएनए में पहला बेस पेयर, दूसरा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तीसरा और ऊपर रहेगा, और एंगल भी चेंज रहेगा, ठीक। इसको आप लिख लीजिएगा, डीएनए में 36 डिग्री का क्या होता है, राइज पर बेस पेयर टर्न। 2 बेस पेयर के बीच में जो राइज होता है, जो उठता है, वो टर्न लेता है, वो 36 डिग्री का टर्न होता है, ठीक। बस इसमें इतना ही। एक चीज और है कि डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे होते हैं, ठीक है। इससे डीएनए को थोड़ा सा मजबूती मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, समझ आया। क्योंकि दोनों बेस पेयर हैं, उनके वो आपस में एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं। जैसे एक एडेनिन थाइमिन हो गया, गुआनिन साइटोसिन हो गया, ठीक। तो क्योंकि इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, होता है ना, एक के ऊपर एक लगे हैं, तो ये आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हैं, लेकिन ये तो वीक बॉन्ड है। गुआनिन, ये गुआनिन है, ये एडेनिन है, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के भी चांस होते, कई बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में। एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में, इनके बीच में जो बेस है, इनके बीच में भी बॉन्ड बनते हैं। उनकी वजह से डीएनए में थोड़ा सा क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेस स्टैकिंग। देख लीजिएगा, बिटवीन बेस पेयर के बीच में कई बॉन्ड होते हैं, ठीक, जो कि क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टेबिलिटी, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ये हो गया वाइटसन-क्रिक का मॉडल फिनिश। कोई समस्या हो तो बताइए, इसमें समस्या ही समस्या है, क्यों बता दीजिए, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, जो आपको नहीं समझ आया। देखिए ये चैप्टर में आप कोई समस्या लेके आइए, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। हाँ नहीं, देखिए वाटसन-क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था ना, तो उन्होंने उसका स्ट्रक्चर देखा था, जो उन्होंने फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो भी देखा उसके आधार पर उन्होंने एक मॉडल दे दिया। जैसे हम मीथेन के स्ट्रक्चर जानते हैं, कहते हैं हम मीथेन का मॉडल बना दीजिए, तो कैसे बनाएंगे, एक बॉल लेंगे, उसमें एक हाइड्रोजन लगाएंगे, कैसे हाइड्रोजन स्ट्रक्चर लगा देंगे ना, सेम उन्होंने मॉडल दे दिया था उसका। बहुत कुछ बताएंगे, जो मैंने बोला फिर से बोल दूं, वाटसन-क्रिक के मॉडल में क्या क्या खासियत थी। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पता है ना क्या होता है, पता है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं। डीएनए में 2 चेन है, ये दोनों चेन कहते हैं आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दोनों चेन हेलिकल होती हैं, चेन सीधी नहीं होती है, ये चेन सीधी नहीं, ये हेलिक्स है। वो चेन्स क्या है, हेलिकल, और एक दूसरे से बंधी होती हैं। अरे बता रहे हैं, बस नहीं, बहुत कुछ है, इतना देर से ही तो बता रहे थे। दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलती हैं, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अगली चीज बताएंगे कि डीएनए में जो पिच है उसकी डिस्टेंस होती है कितनी, 34 एंगस्ट्रॉम, और एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं, या 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या 20 बेस होते हैं, और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस एटी और जीसी, एक बेस पेयर, ये डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस, इसकी ये वाली डिस्टेंस वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होती है। समझ में आया। दोनों न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर होते हैं, बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और बाकी ये मैंने बता दिया आपको, राइज कितना एंगल राइज करता है, 36 डिग्री का राइज होता है, और कुछ ज्यादा नहीं बताए थे वो, और कुछ नहीं। हाँ इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं बताए थे। तो स्टेबिलिटी बता दी, थोड़ी सी लास्ट पॉइंट लिखा, और कुछ नहीं बताए थे। और एक चीज देखिए इसके बाद में, डीएनए के अगर कहा जाए टाइप्स कितनी होती हैं, देखिए डीएनए का टाइप्स, तो ए डीएनए, बी, सी, डी, और एक होता है जेड, 5 तरीके के डीएनए। हम लोग जो पढ़ते हैं वो बी डीएनए पूछा जाता, मोस्ट कॉमन डीएनए कौन सा है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन यही जो वाटसन-क्रिक ने दिया था, बी डीएनए। उन्होंने बी डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, मोस्ट कॉमन, हर जगह यही मिलेगा, मोस्ट कॉमन, ठीक। तीनों ये जो 4 डीएनए हैं ये क्लॉकवाइज, देखिए इसमें ये है क्लॉकवाइज, वो है एंटी क्लॉकवाइज। एक ये राइट हैंडेड है, वो लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड समझते हैं, जैसे एक होता है ऐसे ऐसे घुमा, ये राइट है, और ऐसे ऐसे चलेगा, ये देखिए ये लेफ्ट हैंडेड, ऐसे चलेगा वो राइट हैंडेड। ये राइट हैंडेड थे, ये सबके सब क्या थे, ये राइट हैंडेड, डीएनए, और ये था लेफ्ट हैंडेड, ठीक। ये डीएनए के टाइप। आरएनए के टाइप जानते होंगे, आरएनए में मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सब होता है, ठीक। अब मैं आगे बता दूं, थोड़ा सा देखिए फिनिश भी करना है, क्योंकि यही मंथ अगले महीने 25 तारीख तक क्लास चलेगी, ज्यादा 30 चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, अगले महीने होली भी है, समझ रहे ना।
तो जल्दी फिनिश भी करना इसको। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत फास्ट नहीं चलना, आपको ये चैप्टर समझने वाला, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जहां आप पढ़ के आइए और जहां नहीं समझ में आया बताइए, हमको नहीं समझ में आया, फिर मैं स्लो हो जाऊंगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक दिया देखिए, डीएनए पैकेजिंग समझ लीजिए। देखिए डीएनए पैकेजिंग, इसको समझ लीजिए। ठीक, पैकेजिंग का मतलब है कंप्रेसिंग, पैक करना। कोई भी चीज जब बहुत बड़ी होती है और उसको छोटी चीज में समेटना होता है तो उसको पैक किया जाता है। ठीक है, साइज छोटा किया, साइज छोटा नहीं, कंप्रेस किया जाएगा, साइज छोटा किया जाएगा इसमें। तो डीएनए पैकेजिंग, इसका मतलब है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसको क्या किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा। ठीक है, उसको कंडेंस, लंबाई उतनी ही रहेगी लेकिन उसको ऐसा कंडेंस किया जाएगा कि वो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, एक्चुअल लंबाई तो वही रहेगी। जैसे धागा होता है, जब वो लपेटा जाता है तो थोड़े से में सिमट जाता है, एक्चुअल लंबाई जितनी है उतनी रहेगी ना, उसमें तो थोड़ा ना चेंज होगा। ठीक है, अब पैकेजिंग कहाँ होती है, तो पैकेजिंग कहा जाए तो आपको मोस्टली यूकैरियोट में होती है। कहाँ होती है, एन यूकैरियोटिक सेल में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। कारण क्या है, यूकैरियोट में क्यों होती है, मैं लिख दे रहा हूं, नो नीड इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में पैकेजिंग की कोई विशेष जरूरत नहीं होती है। ठीक, क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में, जो अगर हमारे सेल में आप देखेंगे डीएनए की लेंथ जो है, डीएनए की जो लंबाई है वो क्या है, मोर है, ज्यादा है। और न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज या उसके जो डायामीटर कह सकते हैं आप, साइज का मतलब यहां डायामीटर लिख दे रहा हूं, वो क्या है, स्मॉल, वेरी स्मॉल। यूकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे, ह्यूमन की सेल में डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है हमारी सेल का, माइक्रोमीटर में, 10⁻⁻⁶ मीटर, और डीएनए है मीटर में पूरा। तो बहुत बड़ा डीएनए है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो उसको कंप्रेस करने की जरूरत है कि नहीं है, बिना कंप्रेस करे वो न्यूक्लियस में सेट नहीं होगा। जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट में आप बैक्टीरिया को देखिए, बैक्टीरिया की डीएनए की लंबाई कितनी है, 1.36 मिलीमीटर है ना, और बैक्टीरिया का न्यूक्लियस भी कितना होगा, माइक्रोमीटर में होगा। तो वहां कंप्रेस होता है लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंप्रेस करने पर काम चल जाता है। ठीक है, मोस्टली कंप्रेशन किसमें होगा, पैकेजिंग यूकैरियोटिक सेल में होती है। अब देखिए, ये कैलकुलेशन किया गया है कि जो लेंथ है डीएनए की, जो डीएनए की लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, वो 2.2 मीटर आती है। हम जानते हैं डीएनए किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड है, या अगर किसी भी डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है तो एक सेट और बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया ना। डीएनए में बेस पेयर होता है, एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा। तो अगर मैं कहूं कि डीएनए में मैं बेस पेयर बता दूं, बेस पेयर, तो आप जो है वो डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं, बेस पेयर बता दें तो। जैसे मान लीजिए एक बेस पेयर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5 बेस पेयर लगे हैं, और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हमको पता है ना कि 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये हमको पता है। 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पता है और बेस पेयर दे दिया, तो बेस पेयर की संख्या से दोनों के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरी लंबाई आ जाएगी, कितनी लंबाई है। आ रहा है ना समझ में चीज, ठीक है। तो वही चीज कैलकुलेशन किया गया। देखिए, ह्यूमन में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस। अब यहां देखना यह है
डिस्टेंस कितनी होती है? हाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आपको 10⁻⁻10 कर दीजिए, 10 मीटर, क्योंकि हमको मीटर में आंसर लाना है ना, यहाँ मीटर दिख रहा है तो आंसर भी मीटर में लेके आना है, इसलिए यहीं से मीटर बना लेंगे, सारा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2, कैलकुलेशन पे आ जाएगा, देख लीजिएगा 2.2 मीटर आता है। ठीक है, अब एक सवाल और दिया है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.36 मिलीमीटर होती है। अब पूछा क्या गया वो बताइए। क्या बैक्टीरिया में आप बेस पेयर पता लगा सकते हैं कितने हैं? हमने बेस पेयर पढ़ा भी ना। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई में कितना बेस पेयर होता है तो कैसे पता लगेगा? आपको 1.36 मिलीमीटर बुक में दिया है कि डीएनए की लंबाई है, ई कोलाई की डीएनए की लेंथ है, तो बेस पेयर कैसे पता लगेंगे? तो बेस पेयर पता लगाने के लिए लंबाई में आप किससे डिवाइड कर देंगे? दो बेस के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होती है? 3.4 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर है तो कितना हो जाएगा? -3, यही ना, कन्वर्ट हो गया मीटर में, और सॉल्व कर लीजिए तो आंसर वो कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, ये आंसर आएगा जो दिया है बुक में पहले ही, ये दिया ना, तो कुछ भी दिया रहेगा आप सब निकाल सकते हैं, बस एक फॉर्मूला वही पता होना चाहिए, लंबाई के लिए बेस पेयर और दोनों के बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दी जाती है बस। अब पैकेजिंग समझिए कैसे होती है, डीएनए छोटा कैसे होता है, लंबाई कैसे इसकी शॉर्ट हो जाती है पैक करने पर, वो देखिए, ये हो गया, देखिए पैकेजिंग के लिए जो पैकेजिंग है उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक हिस्टोन प्रोटीन और प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब अगर कहें हमारी सेल में या यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग किससे होती है तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों से होती है। मेन कौन है? हिस्टोन है, ये हिस्टोन मेन है, मेन यही है, पहले पैकेजिंग यही कराएगा, उसके बाद पैकेजिंग इससे होती है। शुरुआत किससे होती है? हिस्टोन से, बाद में फर्दर पैकेजिंग करानी है और ज्यादा कंडेंसेशन कराना है तो नॉन हिस्टोन काम करती है, शुरुआत इससे होती है, तो ये मेन है, और फर्दर पैकेजिंग जो है वो इससे है, मतलब स्टार्टिंग इससे होती है। और बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नहीं होता है, वहां नॉन हिस्टोन होते हैं, समझ में आ रहा ना, ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में केवल नॉन हिस्टोन, नोट कर लीजिएगा कहीं। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, हिस्टोन नॉन हिस्टोन क्या होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कैसी है? बेसिक है कि एसिडिक है? बेसिक प्रोटीन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस पर। क्यों रहेगा? क्योंकि इस प्रोटीन में ऐसे अमीनो एसिड हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, समझ में आ रहा ना, लाइसिन और आर्जिनिन की संख्या ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है हिस्टोन। तो ये किससे बनी होती है? ये लाइसिन प्लस आर्जिनिन, और ये दोनों क्या है? बेसिक अमीनो एसिड हैं। ये दोनों अमीनो एसिड ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, इनकी संख्या उसमें ज्यादा है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, और नॉन हिस्टोन कैसी होती है? एसिडिक, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज, इनमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ज्यादा मिलेगा। भाई देखिए, आपने अमीनो एसिड पढ़े ना, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड हैं, लाइसिन आर्जिनिन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक होती है। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, क्यों होता है? फॉस्फेट की वजह से। तो
डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये देखिए डीएनए हो गया, इस पर चार्ज कैसा नेगेटिव, और हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हिस्टोन प्रोटीन, जैसे मान लीजिए हिस्टोन है और डीएनए एक धागा है जो नेगेटिवली चार्ज है, उसको छोटा करना है तो क्या होगा, इसके चारों तरफ लिपट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा दोनों के बीच में। वो डीएनए नेगेटिव और प्रोटीन क्या है पॉजिटिव, एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाते हैं, लेकिन यहां नहीं होता है ऐसा। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में ये भी कंप्रेस कराती है, ध्यान रखिएगा, कंप्रेशन वो भी कराती है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया के डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर और सेल का साइज माइक्रोमीटर, तो बिना कंडेंसेशन के वो डीएनए सेट नहीं होता है, ध्यान रखिए। वहां पर भी कंडेंसेशन है लेकिन उतना एडवांस नहीं है, स्लो है, हल्का है, यहां एडवांस है। यहाँ दो दो चीजें हैं, ये भी कंडेंसेशन करा रही है, वो भी करा रही है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंडेंसेशन कराती है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं कराई, क्यों, क्योंकि डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल कर जाएगा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, बाकी दूसरी चीजें काम करती हैं, याद रखिए। समझ में आया? क्या कर रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव, जैसे बॉल समझिए, हिस्टोन प्रोटीन एक बॉल है, बना के दिखाऊंगा, धागा डीएनए है, नेगेटिवली चार्ज है, वो जब इसके चारों तरफ लिपटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा रहेगा, भागेगा नहीं इधर उधर, ठीक। तो हिस्टोन तो समझ में आता है, लेकिन ये नॉन हिस्टोन एसिडिक है, ये नेगेटिवली चार्ज, ये रिपेल करेंगी तुरंत। ये जब बैक्टीरिया के डीएनए में देखिए यूकैरियोटिक सेल में पहले इससे पैकेजिंग हो जाती है पूरी, आगे फर्दर पैकेजिंग में इसका रोल है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करती, अगर उस पर काम करती तो डीएनए को तो रिपेयर करा देती तुरंत। समझ में आ रहा ना? तो यहां वो चीज काम नहीं करती, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए कैसे हिस्टोन के टाइप समझ लीजिए, कितने टाइप की हिस्टोन है। तो ये हाँ, हिस्टोन में आपको मिलेगा H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन हैं। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये इनके दो सेट होते हैं, डबल, ये पूरा इन पेयर, आपको जोड़ी नहीं मिलेगा, सब जोड़ी में है। तो कितनी हो जाएंगी? 8। इन पेयर एंड फॉर्म क्या बनाती हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे। H1 हिस्टोन ऑक्टामर नहीं बनाता, ये आपको पार्ट ऑफ द लिंकर डीएनए, पार्ट ऑफ लिंकर, अब मैं समझा रहा हूं, लिंकर डीएनए का पार्ट है और लिंकर डीएनए कहां होगा? बिटवीन न्यूक्लियोसोम के बीच में होगा, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या है अभी समझा रहे हैं, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, ये जोड़ीदार है, सब दो सेट में होंगे, जैसे कि बॉल बना दें, बॉल में सबको डबल डबल कर दें। देखिए ये H2A हो गया, ये H2B, ये H3 और ये H4, 4 इधर देखिएगा, 4 इधर दिख रही है ना ये, और 4 इनके पीछे होती हैं, 4 इधर और 4 इनके पीछे। इसका सेट इसके पीछे है, इसका सेट इसके पीछे है, सबका सेट इसके पीछे है। 8 हो जाती है, बॉल का रूप ले लेती हैं, ऑक्टामर बनाती हैं। और H1 सबसे बाहर रहता है, तो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, ठीक। अब देखिए कैसे बनता है, एक न्यूक्लियोसोम समझ लीजिए क्या होता है, लिख लिया ना। देखिए ये धागा आपके पास है, इस धागे की डायमीटर बता सकते हैं, ये डीएनए है, डीएनए, इसका डायमीटर होगा 2 नैनोमीटर, या फिर कह सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, बात एक ही है। इसकी मोटाई कह सकते हैं, डीएनए की आप मोटाई भी कह सकते हैं, भाई दोनों स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस या उसकी मोटाई कितनी है इस धागे की, तो वो 2 नैनोमीटर मोटा धागा है। अभी देखिएगा ये धागा 2.2 मीटर का है ना, ये जब कंप्रेस करेगा तो इसकी मोटाई बढ़ेगी और लंबाई घटेगी, ये थिक होता चला जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? छोटी।
समझ में आ रहा ना? जैसे धागे को जब लपेट दीजिए तो जो धागे का रील होता है वो मोटा होता चला जाता है, जितना धागा लपेटेंगे उतना ही मोटा होगा, लंबाई क्या हो जाएगी उस धागे की, छोटी हो जाएगी, मतलब वो लंबाई धागे की उसमें सेट हो जाती है। अब इसको ऐसे समझिए एक धागे की तरह, डबल है ना, इसमें डबल मान लीजिए, ठीक, इसमें आप समझिए इसमें दो हैं, ठीक है, कैसे कंप्रेस होगा देखिए, यहां पर ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया ये इस तरीके से, ये H2A, H2B, H3 और H4 हो गया। डीएनए धागा है, डीएनए आएगा और इसके चारों तरफ क्या करेगा, वो रैप करेगा, ये देखिए, समझ रहे हैं ना? एक बॉल है, बॉल में धागा इधर से ले गए, एक चक्कर पूरा घुमाया, इधर से लाए पूरा एक चक्कर घुमाया, फिर एक तिहाई और लेके आए, मतलब 3/4। बॉल के चारों तरफ धागा कितना लिपटा हुआ है, तो बोलेंगे 1/3/4 टर्न, एक चक्कर पूरा है, या कह सकते हैं 1.25, 1.25 समझ रहे हैं ना, 1.5 से 0.25 ज्यादा है, तो पूरा 2 चक्कर नहीं है, 2 चक्कर में थोड़ा पौना कम रहता है, ठीक है, एक चक्कर घुमाया, 2 चक्कर घुमाया, 2 घूम जाता है, लेकिन 2 ना घूम करके पौना छोड़ करके आगे, ये देखिए ऐसे आया पूरा एक हुआ, उसके बाद और गया, यहां से निकल गया, तो पूरा 2 नहीं घूम पाया। तो ये जो डीएनए इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये कोर डीएनए है, ये पूरी स्ट्रक्चर यहां से, ये देखिए ये यहां आया, अब ये देखिए ये तो ऑक्टामर हो गया, नीले रंग जो हरे रंग का प्रोटीन है, 8 प्रोटीन है, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, और लिंकर डीएनए कहां आएगा, ये देखिए बन गया लिंकर डीएनए, सॉरी ये H1 है, ये H1 प्रोटीन है, ये बॉल की हिस्टोन ऑक्टामर, उसके चारों तरफ डीएनए धागा लिपटा, और जो धागा लिपटेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे कोर डीएनए, और ये पूरी स्ट्रक्चर यहां से यहां तक की जो स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम में 2 चीजें होती हैं, एक आपका कोर डीएनए मिलेगा, कोर डीएनए का मतलब जो डीएनए लिपटा हुआ उसके चारों तरफ, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का डीएनए कोर डीएनए है, ठीक है, और प्लस क्या मिलेगा, हिस्टोन ऑक्टामर मिलेगा, हिस्टोन ऑक्टामर, कोर डीएनए में 146 बेस पेयर होते हैं, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, 146 बेस पेयर होंगे, मतलब कितनी लेंथ का डीएनए इसके चारों तरफ लिपटेगा, 146 बेस पेयर रहेंगे उसका, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड की संख्या आ जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें यहां से लेकर के यहां तक जो डीएनए लिपटा 146 बेस पेयर का, लंबाई कितनी है, 1/3/4 टर्न घूमा ये डीएनए, कितना घूमा, 1/3/4 टर्न, या 1.75 टर्न भी कह सकते हैं, 1.25 चक्कर घूमा, ठीक, 1/3/4 कहेंगे, और 146 इसमें बेस पेयर है जो घूमा डीएनए, और ये हिस्टोन ऑक्टामर, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम, समझ में आ रहा है? और हिस्टोन ऑक्टामर को ही बोलते हैं कोर पार्टिकल, ये है कोर पार्टिकल, कोर पार्टिकल जो मेन प्रोटीन का है सेंटर, वो कोर पार्टिकल है, इसके चारों तरफ कोर डीएनए, दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियोसोम, और H1 प्रोटीन कहां होती है, लिंकर डीएनए। अब समझिए लिंकर क्या होता है, देखिए एक्चुअली मैं अगर इसको मैं ऐसा बना दूं, ये देखिए ये मैंने बॉल बनाई है, देखिएगा ये बॉल है, डीएनए को इसके चारों तरफ लपेट करके छोटा कर रहे हैं, देखिए देखिएगा लपेट दिया डीएनए इसके चारों तरफ, ठीक है, ये पूरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, और ये जो डीएनए लिपटा है ये है न्यूक्लियोसोम, कितने न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं आपको न्यूक्लियोसोम, और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में यहां से लेकर के यहां तक का डीएनए देख रहे हैं, ये वाला डीएनए यही लिंकर डीएनए है, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए फ्री है, जो लिपटा नहीं है, जो लिपटा नहीं है इसके चारों तरफ, वो फ्री डीएनए है, उसी को बोलते हैं लिंकर डीएनए, लेकिन यहां तो कुछ और दिख रहा है, यहां तो कुछ और दिख रहा है, तो एक्चुअली में अब H1 कहां होती है,
H1 बता सकते हैं? देखिए H1 ये लगी है यहाँ, ये H1, ये H1 है, ये है और ये है H1। तो H1 प्रोटीन कोर डीएनए में नहीं होती है। कोर डीएनए तो यहीं तक है, जैसे जहां पर डीएनए जब डीएनए इसके चारों तरफ रैप करेगा, डीएनए जैसे बाहर निकलेगा तो जो डीएनए का पार्ट एंटर किया और जो बाहर निकला, दोनों को टाइट करने के लिए H1। जैसे अगर बॉल है, बॉल के चारों तरफ आपने कहूं धागा लपेट दी, धागे को टाइट करिए, तो क्या करेंगे? धागा आपने लपेटा, चाहे 2 चाहे 4 चक्कर लपेटने के बाद में ये वाला जो धागा जा रहा है और ये जो निकल रहा है, दोनों को जो क्लिप होती है उस क्लिप से क्या कर देंगे? टाइट कर देंगे, तो हिलेगा नहीं कहीं। होता ना, चिमटी से टाइट कर दिया, वही चिमटी है देखिए लगी हुई है ना, इस धागे को इस धागे को टाइट किए बस, वही चिमटी। चूंकि ये डीएनए जो आ रहा है और जो जा रहा है डीएनए, ये इसके चारों तरफ नहीं घूम रहा है, ये भी लिंकर है, वो भी लिंकर डीएनए है। देखिए भाई, ये वाला जाने वाला और ये आने वाला डीएनए सब लिंकर है, तो लिंकर में तो होती है ये। जो इधर से डीएनए आ रहा है और जो निकल रहा है डीएनए, दोनों के बीच में है ये, ठीक। तो दोनों, और ऐसे भी कह सकते हैं, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का ये डीएनए है, इसी में होती है। चाहे यहां समझ लीजिए, चाहे यहां समझ लीजिए। तो लिंकर डीएनए का पार्ट होता है H1, वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। अब न्यूक्लियोसोम, और एक चीज जानते हैं, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है? डीएनए अनकंडेंस फॉर्म है, डीएनए में थोड़ा सा कंडेंसेशन हो जाए, क्रोमैटिन बन जाए, क्रोमैटिन और ज्यादा सोलेनॉइड बन जाएगा, सुपर सोलेनॉइड क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, यहां लिख लीजिए उस चीज को। देखिए, डीएनए कंप्रेस करेगा तो क्या बनेगा? क्रोमैटिन बनेगा, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन और ज्यादा कंप्रेस बनेगा तो सोलेनॉइड बनेगा, सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड और ज्यादा तो सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड। और इसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर, क्रोमैटिन का है 10 नैनोमीटर, इसका है 30 नैनोमीटर। मोटाई है देखिए बढ़ती जा रही है, इसकी है, अब देखिए इसमें है, हाँ 700, क्योंकि 1400 इसकी होती है, लेकिन कहीं कहीं 30 के बाद 300 लिखा रहता है, तो बीच में एक स्टेज भी आ जाती है, तो कोई बात नहीं, आप 700 लिख लीजिए। 700 नैनोमीटर, ये है 1400 नैनोमीटर। ये मोटाई बढ़ती चली जा रही है। और इसको डायग्राम जब तो मोबाइल पर आप देख लीजिएगा, उसमें आप लिखिएगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा, बनाने में असंभव है, थोड़ा सा डायग्राम हम दिखाते हैं, इसमें बना हुआ है। ठीक है, हाँ तो ये फिनिश हो गया। अगली बार कल टेस्ट है, ठीक है। हाँ क्लास अगर देखिए कल फ्री रहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, कोई डाउट में है बता देंगे सुबह ही, सर मैसेज कर देंगे ना ग्रुप में, जैसा भी होगा। तो टेस्ट के लिए आप पढ़िएगा, उसके बाद परसों क्लास रहेगा या अगले दिन भी रहेगा। ये चैप्टर देखिए थोड़ा सा टफ है, आप जितना पढ़ा दिया गया पढ़ के आइएगा, जो नहीं समस्या हो उसमें बताइएगा, ठीक। इसके बाद आगे का टॉपिक चलेगा। नमस्ते।